हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको राष्ट्रपति पद की पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि राष्ट्रपति पद की निर्वाचन प्रक्रिया कैसी होती है, उसमें उनमें योग्यता क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ उनके जितने भी अधिकार होते हैं उन सब के बारे में आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली और भी नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 यही वो आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पद का जो निर्वाचन होता है वह जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है वह प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहलाती है। तो अब पहले इस पद्धति को समझ लीजिए। तो देखिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन है। जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव सीधे न करके जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। क्योंकि जनता राष्ट्रपति का सीधे चयन नहीं करती है, इसलिए उसे परोक्ष निर्वाचन कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य और लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य या राष्ट्रपति वोट नहीं डाल सकते हैं। यानी कि जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं सिर्फ वही राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जो भी मनोनीत होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं वो लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में एक विशेष तरीके से वोटिंग की जाती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। सिंगल वोट यानी मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। यानी कि एक बैलेट पेपर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है, तीसरी पसंद कौन है। बैलेट पेपर में मतदाता को अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद बतानी होती है। तो यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को एक सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। ये इसको एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के मतों की प्रमुखता भी अलग अलग होती है। इसे वेटेज भी कहा जाता है। दो राज्यों में विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। यह वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। ये जो वेटेज होता है यह राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। यह वेटेज जिस तरह तय किया जाता है उसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं कि किस राज्य से कितने प्रतिनिधि हैं। तो ये थी डिटेल आपके निर्वाचन प्रक्रिया एकल संक्रमणीय पद्धति, ये थी उसकी डिटेल। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष ही क्यों होता है, यानी कि जनता जो है वो सीधे अपना वोट क्यों नहीं दे पाती है राष्ट्रपति चुनाव में। तो संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति पर पर्याप्त विवाद हुआ था। कुछ सदस्य चाहते थे कि राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। उनका विचार था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन ही लोकतंत्र के अनुकूल होगा और इस प्रकार से निर्वाचित व्यक्ति ही उचित रूप से राष्ट्र के प्रतीक के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन अंत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई, क्योंकि भारत के संसदात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक और वैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका सत्ता उत्तरदायी मंत्रिमंडल के हाथ में रहती है। यही कारण है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसका वर्णन जो किया गया वो आर्टिकल 58 में किया गया है। तो राष्ट्रपति इलेक्शन की जो फीस होती है वो 15,000 रुपए है और ये RBI में जमा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उनके पास होना अनिवार्य है, और अगर ये संख्या प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या ठीक नहीं है तो उनका पर्चा जो है वो खारिज कर दिया जाता है। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 1/6% वोट प्राप्त करना अनिवार्य है, वरना उम्मीदवार की जमानत, यानी कि जो उसने 15,000 रुपए RBI में जो फीस, इलेक्शन फीस जमा की जाती है वो उसकी जब्त कर ली जाती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए होगी तो उस पर मैंने वीडियो पहले से बना रखी है और उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं।
तो राष्ट्रपति को जो पद शपथ दिलाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और इसका जो वर्णन है, पूरे इसके जो रूल्स हैं वो आर्टिकल 60 में दिए गए हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति की शक्तियां कुछ इस प्रकार है कि आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इसका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही करते हैं। आर्टिकल 72 द्वारा प्राप्त क्षमादान शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, निलंबन या लघुकरण यानी कि उसकी सजा को कम कर देना और परिहार कर सकता है। मृत्युदंड पाए अधिकारी की सजा पर भी फैसला लेने का राष्ट्रपति को अधिकार होता है। आर्टिकल 80 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। यानी कि वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से 12 लोगों को राज्यसभा में चुन सकते हैं, राज्यसभा में भेजने के लिए चुन सकते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध व बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। और भारत में इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। 1962 में चीन के साथ जब युद्ध हुआ था तब, 1967 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और 1975 में आंतरिक जब अशांति हो गई तब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी कि अगर किसी राज्य की स्थिति ठीक नहीं है, वहां की कानून व्यवस्था ठीक नहीं आ रही, तब राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति को हक है कि वो सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन वहां पे लगा सकते हैं। आर्टिकल 360 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र में किसी भाग में वित्तीय संकट की दशा में वित्तीय आपात की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति कई अन्य महत्वपूर्ण शक्तियों का भी निर्वहन नहीं है। वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किए गए बिल को अपनी सहमति से पहले रोक सकते हैं। धन विधेयक के अलावा वह और किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए संसद के पास दोबारा भेज सकते हैं। आर्टिकल 123 अध्यादेश जब कोई सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा नहीं चल पाते हैं और इस बीच यदि कोई स्थिति ऐसी आ जाए कि कोई नियम या कानून बनाना पड़े तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो अध्यादेश का मतलब है कि बिना सदनों की सहमति की अपनी शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति कानून बना देते हैं, लेकिन ये अध्यादेश केवल 6 सप्ताह तक ही वैध हो सकता है। यानी कि इस अध्यादेश की जो अवधि होती है वो सिर्फ 6 सप्ताह होती है। इसके बाद सदनों में पारित होने के बाद ही ये अध्यादेश आगे जारी रह सकता है। लेकिन यदि इस अध्यादेश पर सदनों में चर्चा नहीं हो पाती है तो 6 सप्ताह बाद वे अध्यादेश स्वतः खारिज हो जाता है। यानी कि उसकी वैलिडिटी जब अध्यादेश की खत्म हो जाती है तो वह अपने आप ही खारिज हो जाता है। आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चुनाव में किसी भी दलीय संगठन को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सरकार बनाने के लिए लोगों को आमंत्रित करते हैं और ऐसे मौकों पर उनकी भूमिका जो है वो निर्णायक होती है। बात करते हैं महाभियोग की। तो महाभियोग लगाकर किसी भी राष्ट्रपति को उनके पद के कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है। महाभियोग का जो वर्णन है वो आर्टिकल 61 में किया गया है। तो महाभियोग राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयोग को भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि सिर्फ राष्ट्रपति को ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयोग को भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो महाभियोग किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। जिस सदन में महाभियोग पहले लाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, तभी महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अगले सदन में भेजा जा सकता है। महाभियोग लाने 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है।
तो ये तो बात करी थी हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन से लेकर उनके अधिकारों की महाभियोग। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।